मैं दीपक मिश्रा अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास सीरीज और प्राचीन भारतीय इतिहास सीरीज में हम देख रहे थे मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य में आज हम जिस टॉपिक को शुरू करेंगे वो टॉपिक होगा हमारा चक्रवर्ती सम्राट अशोक, या भारत का प्रथम राष्ट्रीय सम्राट भी हम जिसे कहते हैं अशोक। तो आइए शुरू करते हैं अशोक। तो अशोक के काल को शुरू करने से पहले हम लोग देख लेते हैं अशोक का जो शासनकाल है। तो अशोक का जो शासनकाल है, ये अशोक का शासनकाल 273 से लेकर के 232 ईस्वी पूर्व को माना जाता है। ठीक है, तो अशोक का काल जो है ये है 273 से 232 ईस्वी पूर्व। तो चलिए शुरू करते हैं अशोक। अशोक के जो पिता थे, अशोक के पिता का नाम आप लोगों को पता ही है। अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार और अशोक की माता का नाम था सुभद्रांगी। एक बौद्ध साहित्य की पुस्तक है दिव्यवदान, तो दिव्यवदान में अशोक की माता का नाम मिलता है सुभद्रांगी। अशोक की प्रथम पत्नी का नाम था देवी। ये विदिशा या वेशनगर की श्रेष्ठी जो होता है, ये कहते थे व्यापारियों के प्रमुख, तो उनकी पुत्री थी। ठीक है, तो सिंहली जो परंपरा है, श्रीलंका की सिंहली परंपरा के अनुसार जो है ये अशोक की प्रथम पत्नी का नाम मिलता है देवी, और जो विदिशा के एक श्रेष्ठी की पुत्री थी। ठीक है, तो अशोक की जो अन्य पत्नियां थी, अशोक की अन्य पत्नी और उनसे उत्पन्न संतानों का यहाँ पर एक आपको चार्ट दिया हुआ है, तो इसे आप देखिए। तो अशोक की पत्नी और संतान, तो अशोक की पत्नी और जो संतान है, इसमें पहली पत्नी का नाम है देवी। देवी से महेंद्र और संघमित्रा नाम के एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ था। दूसरी पत्नी थी पद्मावती, पद्मावती से कुणाल का जन्म हुआ था। और एक पत्नी थी कारुवाकी, कारुवाकी से तीवर का जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये हो गए पत्नी और संतान। पत्नियों में कुछ और इंटरेस्टिंग है जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। अशोक की एक पत्नी थी जिसका नाम था तिष्यरक्षित। तिष्यरक्षित जो थी, ये अशोक से चिढ़ती थी। क्यों चिढ़ती थी? क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है कि अशोक की उस पत्नी का नाम बताए जो बौद्ध धर्म स्वीकार करने के कारण उससे चिढ़ती थी, तो इसका नाम था तिष्यरक्षित। इसके बाद अशोक की एक और पत्नी थी जिसने अशोक को प्रभावित किया था, जिसने अपने गुणों से ही अशोक को प्रभावित किया था, तो इस पत्नी का नाम था कारुवाकी। ये पूछे हुए विगत परीक्षाओं के प्रश्न हैं। ठीक है, आइए अगले पॉइंट पर बात करते हैं। अशोक के जो अन्य पुत्र थे, अन्य पुत्रों में एक प्रमुख पुत्र का नाम है जालौक और दूसरा है चारुमित्र। ठीक है, अशोक के जो पौत्र थे, नाती थे, ये थे दशरथ, संप्रति और सुमन। अशोक के 3 नातियों यानी पौत्र का उल्लेख मिलता है, यह है दशरथ, संप्रति और सुमन। आइए अब बात करते हैं अशोक की उपाधियों पर। अशोक की काफ़ी सारी उपाधियां हैं। ठीक है, देखते हैं इनको। तो अभिलेखों में अशोक की जो उपाधियां मिलती है, ये है देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी। ठीक है, ये पाली भाषा में लिखा हुआ है। किस भाषा में लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है पाली भाषा में। ठीक है, पाली भाषा में देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी। इसी को अगर हम लोग हिंदी या देवनागरी में ट्रांसलेट करेंगे तो ये हो जाएगा देवनाम प्रिय तथा प्रियदर्शी। ठीक है ना, क्लियर। भब्रू अभिलेख में, ठीक है ना, भब्रू अभिलेख में अशोक की उपाधि मिली है प्रियदर्शी। और ये जो भब्रू अभिलेख है, आगे हम लोग अभिलेख पढ़ेंगे, उसमें बात करेंगे कि अशोक के बौद्ध होने का जो पहला अभिलेखीय प्रमाण है, ये भब्रू अभिलेख है। ठीक है, अब अशोक के 2 अभिलेख हैं। ठीक है ना, 2 अभिलेख ऐसे हैं जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। इनमें एक अभिलेख है मास्की और दूसरा है गुर्जरा। तो ये गुर्जरा और ये मास्की अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। बाकी सब में अशोक को देवनाम प्रिय, प्रियदर्शी, ये सब कह के संबोधित किया गया है। लेकिन सिर्फ 2 अभिलेख गुर्जरा और मास्की में अशोक का नाम जो है ये अशोक लिखा हुआ मिलता है। ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, पुराणों में अशोक को कहा गया है अशोक वर्धन। पुराणों में अशोक के लिए अशोक वर्धन शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसके बाद 2 नए अभिलेख खोजे गए हैं अभी। एक है कालसी अभिलेख, ये अभी तक का नवीनतम अभिलेख है। और दूसरा जूनागढ़ अभिलेख जो है, ये तो नया नहीं है, लेकिन ये शक क्षत्रप रुद्रदामन का है, जिसमें 2 मौर्य शासकों के नाम का उल्लेख मिला था। हम लोग पहले भी पढ़े हैं, एक चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरा अशोक। लेकिन ये कालसी अभिलेख जो है, ये कालसी अभिलेख अभी तक का नवीनतम अभिलेख है। कहाँ से मिला, इसमें क्या है, ये हम लोग आगे अशोक के अभिलेखों में बात करेंगे, नहीं तो यहाँ लंबा हो जाएगा। ठीक है, आइए अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है अशोक का राज्यारोहण। अशोक गद्दी पर कब बैठा?
तो अशोक गद्दी पर बैठा है, इसको लेकर बहुत परेशानी होती है। तो याद रखिएगा अशोक गद्दी पर बैठ रहे हैं 273 ईस्वी पूर्व में, जब इनके पिता बिंदुसार की मृत्यु हो गई। गद्दी पर ये बैठ गए थे 273 ईस्वी पूर्व में, लेकिन इनका राज्याभिषेक नहीं हुआ। इनका राज्याभिषेक हुआ था 269 ईस्वी पूर्व में। 4 वर्षों तक इनको उत्तराधिकार का संघर्ष करना पड़ा था। किसके साथ? तो अपने भाइयों के साथ, जिसमें सबसे प्रमुख जो थे ये थे सुसीम। यानी अशोक गद्दी पर बैठ गया था 273 ईस्वी पूर्व में ही, लेकिन राज्याभिषेक इसका हुआ 4 वर्षों के बाद, उत्तराधिकार का युद्ध जीतने के पश्चात। क्लियर है? अब आइए इसके उत्तराधिकार का संघर्ष का पता हम लोगों को चलता है दीपवंश, महावंश, दिव्य वदान, चीनी ग्रंथ, फाचुएन, चूलिन, कंग्यूर और तंग्यूर से। तो इतनी सारी पुस्तकों में इनके उत्तराधिकार के युद्ध का वर्णन मिलता है। ठीक है। अशोक ने जो उत्तराधिकार का युद्ध किया था, इसमें अशोक की मदद राधा गुप्त ने की थी। ठीक है। और राधा गुप्त की मदद से ही अशोक ने सुसीम को पदच्युत किया, गद्दी से हटाया और गद्दी पर अधिकार किया। आप लोगों को अगर ये ध्यान में होगा, हम लोग पढ़े थे बिंदुसार के प्रधानमंत्री, तो बिंदुसार के काल में 3 प्रधानमंत्री थे। पहले चाणक्य थे, उसके बाद रखल्लाटक और तीसरे में राधा गुप्त थे। ठीक है ना। तो वही राधा गुप्त जो बिंदुसार के समय में अंतिम समय में प्रधानमंत्री थे, उसी की मदद से अशोक ने सुसीम को पराजित किया और गद्दी को प्राप्त किया। क्लियर हो गया? आइए, सिंहली अनुश्रुतियां जो है, सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। ऐसा माना जाता है, सिंहली अनुश्रुति में लिखा है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को रास्ते से हटा करके गद्दी प्राप्त की थी। लेकिन ये बात विवादित है। अशोक के 5वें शिलालेख में उसके जीवित भाइयों तथा उनके परिवारों का उल्लेख है। ठीक है। तो अशोक का जो 5वां शिलालेख है, 5वें शिलालेख में इसके जीवित भाइयों और परिवारों का उल्लेख मिल रहा है। यानी कि अगर जीवित भाई और उनके परिवार का उल्लेख मिल रहा है तो अशोक ने अपने भाइयों का वध नहीं किया होगा। सिंहली अनुश्रुतियों में इसे 99 भाइयों का हत्यारा मानते हैं, लेकिन 5वें शिलालेख के अनुसार इसने अपने भाइयों की हत्या नहीं की थी। खैर, जो भी है, चलते हैं आगे। आगे है कलिंग युद्ध। अशोक के जीवन की ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी, कलिंग विजय। अशोक ने कलिंग विजय किया था 261 ईस्वी पूर्व में। सबसे पहले जान लेते हैं कलिंग युद्ध के पीछे कारण क्या थे कलिंग पर आक्रमण करने के लिए। कलिंग पर आक्रमण करने का सबसे पहला कारण था सुरक्षा, क्योंकि ये जो था, ये कलिंग पर विजय करने का मतलब था कि मगध की सीमाएं जो है ये सुरक्षित हो जाती। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि दक्षिण के साथ संबंध। कलिंग को जीते बिना दक्षिण के तरफ मौर्य साम्राज्य का विस्तार करना संभव नहीं था। और तीसरा कारण था व्यापार में वृद्धि, क्योंकि दक्षिण में अगर मौर्यों को अपना व्यापार बढ़ाना था तो इसके लिए कलिंग होकर के ही दक्षिण के साथ संबंध स्थापित करने की आवश्यकता थी। इसके साथ अगर कलिंग को जीत लेते तो इन्हें एक महत्वपूर्ण स्थल तथा समुद्री मार्ग की प्राप्ति होती। और 5वां कारण जो था ये सामरिक कारण था, क्योंकि कलिंग जो था ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध था और इस समय हाथियों की जो थी सेना में काफ़ी डिमांड थी। इसीलिए हाथियों को प्राप्त करने के लिए, अच्छे नस्ल के हाथियों को प्राप्त करने के लिए भी अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया होगा। तो ये सारे जो कारण थे, ये सभी के सम्मिलित प्रभाव में अशोक ने कलिंग विजय की रणनीति बनाई और कलिंग पर आक्रमण किया। ठीक है। आइए, अशोक ने कलिंग को जीता था अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में। ये भी बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो याद रखिएगा। तो अशोक ने कलिंग को जीता था अपने राज्याभिषेक के 8 वर्षों के बाद, या राज्याभिषेक के 9वें वर्ष में। समय था 261 ईस्वी पूर्व। इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अशोक ने कलिंग को जीता था राज्याभिषेक के 8 वर्षों के बाद या 9वें वर्ष में। काल था 261 ईस्वी पूर्व। क्लियर? कलिंग युद्ध तथा इसके भयंकर परिणामों का विवरण मिलता है अशोक के 13वें शिलालेख में, जो धौली उड़ीसा से मिला है। इस पे हम लोग अभिलेख वाले में बात करेंगे। जो कलिंग युद्ध हुआ था, इस कलिंग युद्ध में 1 लाख से अधिक लोग मारे गए थे और करीब करीब 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए थे। ठीक है। 1 लाख से अधिक लोगों का मारा जाना और 1.5 लाख को लोगों को बंदी बनाना, ये बहुत बड़ी त्रासदी थी, बहुत ही नृशंस घटना थी, है ना जी। इसको देख करके अशोक का खुद हृदय परिवर्तन हो गया था। ठीक है, हम लोग आगे बात करेंगे उस पर। ये जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध के समय कलिंग का शासक जो था ये था नंदराज।
अशोक के साथ जिस शासक ने युद्ध किया था वो था नंदराज, और इसका पता कलिंग या उदयगिरी के हाथी गुम्फा अभिलेख से इसका पता चलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार कलिंग युद्ध के समय जो कलिंग का शासक था ये था नंदराज। आइए अब बात करते हैं अशोक के धम्म की। अशोक का धम्म, अशोक का धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्म को ही पाली भाषा में धम्म कहा जाता है। ठीक है, आइए। प्रारंभ में अशोक जो था ये ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था और शिव का अनन्य भक्त था, ऐसा लिखा हुआ मिला है राजतरंगिणी में। हम लोग जानते हैं अशोक बौद्ध था, लेकिन बौद्ध होने के पहले अशोक जो है ये ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था और शिव का भक्त था। ये राजतरंगिणी जो कल्हण ने लिखा है उसमें ये विवरण हम लोगों को मिलता है। ठीक है, इसके बाद है कलिंग में जो भीषण नरसंहार हुआ, इसको देख करके अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और इसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। और इनको बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाने वाले जो बौद्ध भिक्षु थे इनका नाम था उपगुप्त। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दिलाई, तो ये मथुरा का जो एक बौद्ध तीर्थंकर था उपगुप्त या बौद्ध भिक्षु था, इसने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई थी। कब? तो कलिंग युद्ध के बाद जब अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। और इससे पहले अशोक जो था ये क्या था? इससे पहले अशोक ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। क्लियर? आइए अब अशोक के धम्म की व्याख्या मिलती है हमें अशोक के दूसरे और 7वें शिलालेख में। हम लोग अशोक के धम्म पे अलग से बातचीत करेंगे, यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब एक बात हम लोग किए थे कि अशोक के बौद्ध होने का अभिलेखीय प्रमाण, यानी किस अभिलेख में अशोक के बौद्ध होने का प्रमाण मिलता है, तो ये राजस्थान से मिला हुआ एक भब्रू अभिलेख है। राजस्थान में एक जगह है बैराट, वहाँ से मिला है भब्रू अभिलेख, जिसमें अशोक ने स्पष्ट बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों यानी बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति आस्था व्यक्त की थी। यानी अशोक के बौद्ध होने का पहला अभिलेखीय प्रमाण जो है ये है भब्रू अभिलेख। अभी हम लोग अशोक के अभिलेख में चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है अशोक की धार्मिक यात्राएं। ठीक है, तो राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में, ठीक ने, अशोक ने संबोधि की यात्रा की। याद रखिएगा, कवें वर्ष में? तो 10वें वर्ष में किसकी यात्रा की थी? संबोधि की। संबोधि में कहाँ कहाँ गया? तो संबोधि की यात्रा के दौरान अशोक ने संबोधि यानी जहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया और बोधि वृक्ष की यात्रा की। संबोधि, बोध गया और बोधि वृक्ष, इन चीज़ों को अशोक ने इस यात्रा के दौरान देखा। राज्याभिषेक के 17वें वर्ष में अशोक जो था, अशोक के राज्य में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। ठीक है, इसके बाद राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा की। ध्यान दीजिएगा, राज्याभिषेक का 10वां वर्ष संबोधि की यात्रा, 17वां वर्ष तृतीय बौद्ध संगति और 20वां वर्ष लुम्बिनी की यात्रा। ये 3 याद रखिएगा, 10, 17 और 20वां वर्ष इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, अब जब अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा की तो इस दौरान इन्होंने 2 महत्वपूर्ण कार्य किए। पहला, जीव हत्या पर प्रतिबंध लगाया और दूसरा पत्थर की एक सुदृढ़ दीवार का निर्माण किया। ठीक है, लुम्बिनी की यात्रा के दौरान इन्होंने जीव हत्या पर प्रतिबंध लगाया था और पत्थर की सुदृढ़ दीवार का निर्माण कराया। अब एक तीसरा काम भी किया था जो थोड़ा सा विवादित है। विवादित इसलिए है क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि अशोक ने इस दौरान लुम्बिनी में भू राजस्व की दर में कमी की और इसे घटा करके कर दिया था 1/20 भाग, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि अशोक ने यहाँ पर जो है ये यहाँ की भूमि को कर मुक्त कर दिया था। तो ये बात थोड़ा सा विवादित है। इसमें 2 बातों में कॉन्ट्राडिक्शन है कि भू राजस्व की दर में कमी की थी या भू राजस्व को पूरी तरह से माफ़ कर दिया था। खैर जो भी है, लुम्बिनी यात्रा के दौरान इनके 2 कार्य, जीव हत्या पर प्रतिबंध और पत्थर के सुदृढ़ दीवार का निर्माण, और एक विवादित काम याद रखिएगा कि भू राजस्व की दर में कमी की थी या कर मुक्त कर दी थी। जिस तरह का ऑप्शन एग्जाम में होगा उस तरह से आप आंसर कीजिएगा। ठीक है, फैक्ट जान लीजिए। आइए अब बात करते हैं अशोक का साम्राज्य विस्तार। अशोक के काल में जो मौर्यों की सीमाएं थी, ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक थी? तो अशोक के काल में मौर्यों की जो उत्तर पूर्वी सीमा थी ये नेपाल तक थी, है ना। जो पूर्वी सीमा थी ये बंगाल की खाड़ी तक फैल चुकी थी, दक्षिणी सीमा कर्नाटक तक फैली हुई थी और पश्चिमी सीमा जो थी ये काठियावाड़ गुजरात तक फैली हुई थी और उत्तर पश्चिम सीमा जो थी ये अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। यानी कि अशोक के काल में जो मौर्यों की सीमाएं थी ये एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बन चुकी थी। ठीक है, आते हैं अब अशोक की अन्य विजय। अन्य विजय का मीनिंग क्या हो गया? तो जो हमने देखा भी कलिंग, उसके अलावा तो कलिंग को तो जीता ही जीता था,
इसके अलावा अशोक ने नेपाल को जीता था और यहाँ पर देवपत्तन नामक नगर बसाया था। ठीक है, कश्मीर में जो श्रीनगर है इसे भी अशोक ने बसाया था। इसके अलावा एक और क्षेत्र का नाम मिलता है खस। खस को भी अशोक ने जीता था, लेकिन अभी तक ये पहचान नहीं हो पाई है कि ये खस कौन क्षेत्र था। ठीक है, तो अशोक के विजय में कलिंग तो हो ही गया, कलिंग के अलावा नेपाल, कश्मीर और खस, ये 3 क्षेत्रों को अशोक ने और जीत करके मौर्यों की सीमा में शामिल किया था। अशोक के दूसरे शिलालेख में पता चलता है कि अशोक के राज्य क्षेत्र से कौन कौन से क्षेत्र बाहर थे। तो अशोक के राज्य से बाहर थे सुदूरवर्ती दक्षिण में स्थित चोल, चेर और पांड्य राज्य, इसके अलावा क्षत्रिय पुत्र। तो ये जो क्षेत्र थे चोल, चेर, पांड्य और क्षत्रिय पुत्र, ये अशोक की सीमा से बाहर थे। ठीक है ना, तो ये हो गया जो अशोक हम लोग देख रहे थे, वो अशोक से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। तो अशोक के बाद अभी अशोक का चैप्टर थोड़ा सा लंबा था, इसलिए मैंने इसको 2 खंडों में बांट दिया, क्योंकि अशोक के जो एक जीवन से संबंधित फैक्ट्स है उनसे तो ये प्रश्न आता है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, ये आता है अशोक के अभिलेख एवं शिलालेख से। तो ये अगर हम लोग ऐड कर देते तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता और बोरिंग हो जाता, इसलिए मैंने अशोक के अभिलेख और शिलालेखों पर एक अलग से इसके बाद मैंने वीडियो बनाया है, जो मैं 1-2 दिन के बाद में पब्लिश करूँगा, उसको मैं अपलोड कर दूंगा और आप लोग आराम से उसको देख लीजिएगा। और ये जो अभिलेख वाला वीडियो होगा ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रश्न बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ठीक है ना, अभी भी बहुत लोगों को अभिलेख, शिलालेख, गुहालेख, स्तंभ लेख, इसमें परेशानी होती है कि अभिलेख क्या है, गुहालेख क्या है, स्तंभ लेख क्या है। ठीक है, इससे प्रश्न कैसे आते हैं, प्लस अभिलेखों की भाषा क्या थी, कौन से अभिलेख कहाँ से मिले हैं। तो ये सब के लिए मैंने एक कोड बनाया है, यानी जिसे आप लोग ट्रिक बोलते हैं, तो मैंने इसके लिए एक कोड और ट्रिक बना दिया है, जिसे आप आसानी से देख करके याद कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस वीडियो को आप बढ़िया से देख लीजिए और कमेंट कर लीजिए। इसी से ही रिलेटेड जो होगा वो होगा अगला वीडियो, और वो वीडियो होगा अशोक के अभिलेखों पर। किस पर? तो अशोक के अभिलेखों पर। और ये वीडियो जो होगा ये अति महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अभी जो हम लोग पढ़े हैं इनमें बहुत सारे जो अभिलेखों की बात आई थी, तो मैंने कहा कि इसको हम लोग आगे देखेंगे, तो इसी अभिलेख वाले में देखेंगे, और वो भी ट्रिक के साथ में, ताकि आप इसे आसानी से याद कर सकें। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए